हे गाइस, कैसे हैं आप। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस का सेकंड लेसन। और क्लास 10th का साइंस का जो सेकंड लेसन है वो है अम्ल, क्षारक एवं लवण, यानी एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। ये इस लेसन का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप पहले पार्ट को पढ़ सकते हैं। इस पार्ट में हम सबसे पहले पढ़ते हैं अम्ल एवं क्षारकों के रासायनिक गुण, यानी एसिड्स एंड बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। और रासायनिक गुणों में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि अम्ल और क्षारक है धातुओं से अभिक्रिया करके क्या उत्पाद बनाते हैं। तो इसमें हम पढ़ते हैं अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया, यानी एसिड्स की हम मेटल्स के साथ रिएक्शन देखते हैं। हम क्या करते हैं, एसिड लेते हैं एक H2SO4, ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसकी क्रिया हम जिंक धातु से करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। जिंक सल्फेट ZnSO4 क्या है, एक लवण है। यानी हमने यहां देखा कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। हम एक दूसरा अम्ल लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसकी क्रिया हम जिंक धातु से करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे ZnCl2 जिंक क्लोराइड, ये क्या है, एक लवण है। यानी दोनों रिएक्शन से हमें पता चला है, दोनों अभिक्रियाओं से, कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस बनी है, इसके लिए हम क्या है, एक छोटा सा क्रियाकलाप करते हैं। हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं H2SO4 और इसके अंदर जिंक धातु डाल देते हैं। कौन सी धातु, जिंक धातु। और जो परख नली का जो मुंह है ये हम कोरक से बंद कर देते हैं और इस कोरक में जो छिद्र है इसके अंदर हम एक निकास नली यानी डिलीवरी ट्यूब इसके अंदर हम लगा देते हैं। और इस डिलीवरी ट्यूब को हम क्या करते हैं, साबुन का विलयन है, डिलीवरी ट्यूब है, इसे हम क्या है, इसका दूसरा सिरा है, वो जो साबुन का विलयन है इसे हम सोप सॉल्यूशन में डुबो देते हैं। अब जब यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के अंदर रिएक्शन होती है, हमें पता है हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ देखने के लिए कि हाइड्रोजन गैस बनी है तो साबुन का विलयन हमने इसलिए लिया है कि जो बुलबुले बने, ताकि हमें क्या है, गैस का पता लग सके, वरना वायुमंडल में जो गैस है वो निकलेगी तो उसका हमें पता नहीं चलेगा। तो ये जो बुलबुले बनेंगे, इन बुलबुलों के पास, और ये बुलबुले क्या है, हाइड्रोजन गैस से भरे हुए हैं, इन बुलबुलों के पास अगर हम कोई जलती हुई कैंडल लेके आते हैं तो ये क्या है, पोप की ध्वनि के साथ फट जाते हैं, ब्रस्ट हो जाते हैं। तो ये पोप की ध्वनि हमें क्या बताती है कि ये जो रिएक्शन हुई है इसके अंदर हाइड्रोजन गैस बनी है। तो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब हम पढ़ते हैं कि क्षारक यानी बेसिस है वो मेटल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है। हम पढ़ते हैं क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया। हम एक क्षारक लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसकी क्रिया हम करवाते हैं जिंक धातु से तो हमें क्या उत्पाद प्राप्त होता है, प्रोडक्ट क्या प्राप्त होता है, ये हमें प्राप्त होता है Na2ZnO2। इसे हम क्या कहते हैं, सोडियम जिंकेट, और हमें प्राप्त होती है हाइड्रोजन गैस H2। तो क्षारक भी क्या है, धातुओं से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो हमने यहाँ देखा है कि अम्ल और क्षारक धातु से अभिक्रिया करके
लवण व हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक कि अम्ल एसिड्स होते हैं जो धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। फिर हम पढ़ेंगे अम्लों की धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। हम एक अम्ल लेते हैं HCl और इसकी क्रिया करवाते हैं धातु कार्बोनेट Na2CO3। इसे हम सोडियम कार्बोनेट भी कह सकते हैं। धातु कार्बोनेट इसलिए कहते हैं कि CO3 क्या है, कार्बोनेट है, और सोडियम क्या है, धातु है। तो इनकी जब आपस में क्रिया करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, H2O जल प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। यहाँ पे क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, Na2CO3 क्या है, धातु कार्बोनेट। आप फॉर्मूला याद रखने में एक तरीका अपना लीजिए। अगर किसी भी फॉर्मूले के अंदर, किसी भी सूत्र के अंदर पीछे CO3 है तो वो क्या है, कार्बोनेट है। तो अगर पीछे लगा हुआ है SO4 फॉर्मूले में तो वो क्या है, सल्फेट है। जैसे Na2SO4, ये क्या हो गया, सोडियम सल्फेट। ZnSO4, ये क्या हो गया, जिंक सल्फेट। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। तो जिस फॉर्मूले के अंदर SO4 लगा हुआ है पीछे वो क्या है, सल्फेट है। CO3 लगा हुआ है तो वो कार्बोनेट है। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। अगर सूत्र में पीछे O लगा हुआ है तो वो ऑक्साइड है। जैसे CuO कॉपर ऑक्साइड, ZnO जिंक ऑक्साइड। और अगर सूत्र में पीछे OH लगा हुआ है तो वो है हाइड्रोक्साइड। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH की होल ट्वाइस, MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये थोड़ा सा मैं आपको, ताकि सूत्र याद करने में आपको आसानी हो, ये बता रहा हूँ। अगर पीछे सूत्र में S लगा हुआ है, जैसे CuS कॉपर सल्फाइड, ZnS जिंक सल्फाइड, ठीक है। तो पीछे SO4 लगा हुआ है तो वो सल्फेट है, CO3 लगा हुआ है तो वो कार्बोनेट है, पीछे O लगा हुआ है तो वो ऑक्साइड है, OH लगा हुआ है तो वो हाइड्रोक्साइड है, और पीछे S लगा हुआ है यानी सल्फर लगा हुआ है तो वो सल्फाइड है, ठीक है। जैसे यहाँ कॉपर सल्फाइड हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया, जिंक ऑक्साइड होगा, कॉपर ऑक्साइड हो। क्योंकि फॉर्मूला हम रिएक्शन पढ़ेंगे तो बार बार आएंगे तो आपको याद रखने में आसानी हो, इसलिए मैं ये थोड़ा तरीका बताया है। हमने यहाँ देखा कि अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, जल बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यहाँ हम एक दूसरी रिएक्शन और देखते हैं। HCl की जगह हम H2SO4 लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसकी क्रिया हम Na2CO3 से करवाते हैं, सोडियम कार्बोनेट से, धातु कार्बोनेट से क्रिया करवाते हैं। तो हमें प्राप्त हुआ है Na2SO4 जो कि लवण है एक, और जल प्राप्त हुआ है, और हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुई है। तो इन दोनों अभिक्रियाओं में हमने देखा कि अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, जल बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये लाइन आपको याद रखनी है। यहाँ हमें क्या याद रखना है कि अम्ल और क्षारक धातु से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। यहाँ आपको याद रखना है कि अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, जल बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये लाइन आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। अब यहाँ देखिए, हमें लवण NaCl प्राप्त हुआ है, यहाँ हमें लवण Na2SO4 प्राप्त हुआ है। तो लवण कौन सा प्राप्त होगा ये इस पे डिपेंड करता है, इस पर निर्भर करता है कि हमने अम्ल के अंदर
कौन सा ऋणायन लिया है, एनायन है वो हमने कौन सा लिया है। तो यहाँ हमने एनायन है, जो ऋणायन है हमने क्या लिया है, क्लोराइड लिया है। यहाँ हमने सल्फेट लिया है, तो हमें लवण अलग अलग प्राप्त हुए। इन दोनों में से आप कोई भी एक समीकरण याद रख सकते हैं जो यह बताती है कि अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि अम्लों की धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अम्लों की धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अम्लों की धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। हम अम्ल लेते हैं HCl और धातु बाइकार्बोनेट NaHCO3। इसे हम NaHCO3, ये क्या है, धातु बाइकार्बोनेट है। इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। और ये जो फॉर्मूला है, सूत्र है, ये क्या है, मीठा सोडा, जिसे हम खाने का सोडा कहते हैं, ये उसका सूत्र है। ये सूत्र Na2CO3 क्या है, कपड़े धोने का सोडा। अब हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन देखते हैं, इनके उत्पाद देखते हैं। तो हमें प्राप्त होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो जो अम्ल है वो धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके भी क्या है, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। आप एक कॉमन लाइन याद रख सकते हैं कि अम्ल धातु कार्बोनेट एवं धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण, जल बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब हम अगर ये देखें कि जैसे हमने यहाँ देखा भी हाइड्रोजन गैस निकली है, हमने पता किया क्रियाकलाप के द्वारा। तो यहाँ हम एक क्रियाकलाप करें कि हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लगभग, या हम ये कहें कि हम 0.5 ग्राम हम लेते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 धातु कार्बोनेट लेते हैं। और इसमें हम क्या है 2 ml क्या है HCl मिला देते हैं। 2 ml हम इसके अंदर HCl मिला देते हैं। और इस टेस्ट ट्यूब का जो मुंह है इसे कोरक से बंद करके और इससे एक निकास नली या डिलीवरी ट्यूब ऐसे निकालते हैं। अब हमें पता है कि HCl है वो Na2CO3 धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक अन्य टेस्ट ट्यूब के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब ये गैस जो निकलती है इसमें आके मिलती है तो इसका जो कलर है वो सफ़ेद रंग का हो जाता है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है यानी यहाँ जो परखनली में है हमें सफ़ेद रंग का एक अवक्षेप प्राप्त होता है। वो सफ़ेद रंग क्या है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या था परखनली में, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था और जो गैस निकली वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमें पता नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकली है। अब इस फॉर्मूले जो अभिक्रिया है इससे हमें पता चलेगा कि हमें CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ है। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एक सफ़ेद रंग का अवक्षेप प्राप्त हुआ है। और हम ये जानते हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर प्रवाहित किया जाता है तो सफ़ेद रंग का अवक्षेप बनता है। इसलिए यहाँ पे जो गैस थी वो कौन सी थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। इस क्रियाकलाप के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि जो अम्ल है वो धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। यहाँ हम क्या है धातु कार्बोनेट की जगह धातु बाइकार्बोनेट लेंगे तो भी ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब ये जो सफ़ेद रंग का अवक्षेप हमें प्राप्त हुआ है, अगर हम एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं और ज़्यादा अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो ये जो सफ़ेद अवक्षेप है, ये जो सफ़ेद रंग है वो गायब हो जाता है। वो गायब क्यों होता है, एक उत्पाद बनता है। वो कौन सा उत्पाद है कि ये जो हमें प्राप्त हुआ CaCO3 और जल, यानी जल में ये घुला हुआ है और हमने और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की तो एक उत्पाद बना कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 की होल ट्वाइस। और जो ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये जल में घुलनशील होता है
जल में ये डिजोल्व हो जाता है, जिसके कारण जो सफ़ेद रंग था, ये जो सफ़ेद अवक्षेप हमें प्राप्त हुआ था, ये गायब हो जाता है। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो सफ़ेद रंग प्राप्त होता है, जब और अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो सफ़ेद रंग गायब क्यों हो जाता है, अभिक्रिया के द्वारा समझाइए। तो पहले आपको ये रिएक्शन लिखनी है, फिर आप लिखोगे कि और ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने से कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जल में घुलनशील है, जल में वाटर में डिजोल्व हो जाता है, इसके कारण सफ़ेद जो रंग है वो गायब हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि अम्ल व क्षारक की आपस में अभिक्रिया करवाई जाए तो क्या उत्पाद बनता है। हम क्या करते हैं, अम्ल लेते हैं HCl और इसकी क्रिया हम करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें क्या प्राप्त होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड, और हमें पता है कि सोडियम क्लोराइड है वो लवण होता है, और हमें प्राप्त होता है जल H2O। हमने क्या देखा कि अम्ल की जब हम क्षारक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण व जल बनता है। अगर हम इसे क्रियाकलाप के द्वारा देखें कि हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, एक परखनली लेते हैं और इसके अंदर हम 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक सूचक मिलाते हैं और वो इंडिकेटर क्या है, फिनोफ्थलीन। और जब फिनोफ्थलीन मिलाते हैं तो इस जो विलयन का जो रंग है वो गुलाबी हो गया है। हमें पता है कि फिनोफ्थलीन है वो क्षारकों के साथ गुलाबी रंग देता है। फिर हमने क्या किया, इसके अंदर फिनोफ्थलीन के बाद 2 ml HCl मिला दिया। HCl मिलाने के बाद हमने देखा कि जो गुलाबी रंग है वो गायब हो गया है, यानी जो फिनोफ्थलीन है वो अम्लों के साथ क्या होता है, कलरलेस रहता है, रंगहीन रहता है, कोई रंग नहीं देता। तो जो रंग है विलयन का वो गायब हो गया। फिर हमने क्या किया, इसके अंदर 2 ml NaOH और मिला दिया, NaOH और मिला दिया। तो हमने देखा कि जो रंग गायब हुआ था वो गुलाबी रंग वापस आ गया है। तो हम यहाँ इस क्रियाकलाप में क्या देख रहे हैं कि अम्ल व क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, और ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करके लवण व जल बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो आप सीधा भी लिख सकते हो, प्रश्न आ जाए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, आप कहोगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षारक क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो अम्ल और क्षारक की जब आपस में क्रिया करवाई जाती है तो लवण व जल बनता है। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक, देखते हैं इस लेसन का, अम्लों की, एसिड्स की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, यानी एसिड्स की मेटल ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अम्लों की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, अम्ल लेते हैं हम HCl, धातु ऑक्साइड लेते हैं हम कॉपर ऑक्साइड। धातु के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ी हो तब हम उसे धातु ऑक्साइड कहते हैं। यहाँ कॉपर या तांबे के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है तो इसे हम कॉपर ऑक्साइड कहते हैं। अब जब ये रिएक्शन होती है तो हमें क्या है, एक नीले हरे रंग का विलयन प्राप्त होता है, और वो नीला रंग का विलयन क्या है, कॉपर क्लोराइड, CuCl2, कॉपर क्लोराइड, और साथ में हमें क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। यहाँ देखिए ये क्या है, अम्ल, और ये क्या है, धातु ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे क्या है, धातु ऑक्साइड। हमें क्या प्राप्त हुआ है, कॉपर क्लोराइड, वो क्या है, एक लवण, और H2O यहाँ पे क्या है, जल। तो आपको याद क्या रखना है कि अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण व
जल बनाते हैं। यहाँ आपको याद रखना है कि अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, या आप याद रख सकते हो क्षारक अम्ल से अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। देखिए अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करके भी लवण व जल बनाते हैं, इसलिए धातु ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, अम्ल क्षारकों के साथ अभिक्रिया करके भी लवण व जल बनाता है। यहाँ अम्ल क्या है, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके भी लवण व जल बना रहा है, इसलिए धातु ऑक्साइडों को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहा जाता है। और याद रखना है कि जो धातु ऑक्साइड है इनकी प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, यानी इनकी जो नेचर है वो बेसिक होती है। प्रश्न आ जाए क्षारकीय ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, तो आप कहोगे धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। तो यहाँ हमने देखा कि अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो क्षारक है, अगला हमारा टॉपिक है क्षारक अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, यानी जो बेसिस है वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं। तो हम अब पढ़ रहे हैं क्षारक की अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। हम एक क्षारक लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, एक क्षारक है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हम इसकी क्रिया करवाते हैं अधातु ऑक्साइड के साथ। और अधातु ऑक्साइड कौन से होते हैं, जब अधातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हो। जैसे हम अधातु ऑक्साइड लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन क्या है, अधातु है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, तो ये अधातु ऑक्साइड हो गया। तो ये जब क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, ये रिएक्शन हमने अभी पढ़ी है, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और जल बनेगा। यानी जो क्षारक है, क्षारक ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड, क्षारक अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, लवण व जल बनाते हैं। यहाँ आपको याद रखना है अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, क्षारक अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। ये लाइन आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। देखिए क्षारक अम्लों से अभिक्रिया करके भी लवण व जल बनाते हैं। क्षारक हमने पढ़ा है कि अम्लों से अभिक्रिया करके भी लवण व जल बनाते हैं। यहाँ रिएक्शन में देख लीजिए, ये क्षारक है, अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है, लवण और जल बना रहा है। तो अधातु ऑक्साइड को अम्लीय ऑक्साइड भी कहा जाता है, अधातु ऑक्साइड को अम्लीय ऑक्साइड भी कहा जाता है। जो अधातु ऑक्साइड होते हैं उनकी नेचर यानी उनकी प्रकृति कौन सी होती है, तो अधातु ऑक्साइड की जो प्रकृति है वो अम्लीय होती है। यहाँ आप याद रख सकते हो अधातु, इसमें ए से अम्लीय, तो अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, तो ए से अम्लीय, ये आप अपना याद रखने के लिए इसे यूज कर सकते हो कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। तो आपको ये याद रह जाएगा कि अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, तो दूसरा आपको अपने आप याद रह जाएगा कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति है वो क्षारीय होती है। तो इस वीडियो के अंदर हमने इस पार्ट के अंदर जो इस लेसन का सेकंड पार्ट है, इसमें हमने आज क्या पढ़ा है, अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया पढ़ी है हमने, क्षारकों की धातु के साथ अभिक्रिया पढ़ी है, अम्लों की धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया को पढ़ा है। अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, इसको हमने यहाँ पढ़ा है। और फिर हमने अभी जो पढ़ा है कि जो अम्ल है वो धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, और क्षारक है वो अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में।